Ma'am, you can start the class. ओके सर। यस, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बेटा, हम लोग स्टेट्स ऑफ वाटर की बातें कर रहे हैं और आज भी हमने थोड़ा बहुत सीखना है। वाटर साइकिल के बारे में सीखेंगे और उससे पहले हम जाते हैं आज के थॉट की तरफ। तो देखते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार है, all who have accomplished great things have had a great aim, have fixed their gaze on a goal which was high, one which sometimes seemed impossible। तो बेटा, इसका अर्थ क्या है? बच्चों, हम अपने आसपास या फिर हमने अपने जीवन में, हमने अपने आने वाले जीवन में ऐसे लोगों से आप मिलेंगे या कुछ ऐसे लोगों से आप मिल चुके होंगे जो जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, यानी कि बहुत बड़े एम्स को, अपने बहुत बड़े कार्यों को अचीव किया है। ओके। तो वे क्या कार्य करते होंगे जिसकी वजह से वे अपने कार्यों को, बहुत महान कार्यों को अचीव कर पाते हैं? तो बेटा, उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि उनका जो गोल होता है, हम सबके दिमाग में, हम सबके मन में एक एक एम्बिशंस होते हैं कि हम अपने जीवन में ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा कार्य करेंगे, वैसा कार्य करेंगे। सोचते तो सब है, लेकिन करने की क्षमता कुछ लोगों में ही होती है। और जो लोग इस ऐसे करते हैं, वो क्या कार्य करते हैं बेटा? उनका गोल जो होता है वो फिक्स होता है। उनका गोल जो होता है बहुत हाई होता है। वो सोचते, बहुत बड़ी बड़ी बातों को सोचते हैं। उनको कार्य करने के, कार्य कर जो वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या कार्य करना होता है, उसमें वो बिल्कुल कैसे होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं। देखो, ऐसे कार्य जो दूसरों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, कि ये कभी हो ही नहीं सकता, ये हम नहीं कर सकते, ऐसे कार्यों को कुछ लोग बहुत ही आसानी से कर दिखाते हैं। क्यों कर दिखाते हैं बेटा? क्योंकि उनके मन में एक दृढ़ निश्चय होता है अपने एम तक पहुंचने का, अपने गोल को फिक्स करने का और उस रास्ते तक पहुंचने का जो उन्हें गोल तक पहुंचाती है। ओके। तो ऑल हु हैव, जिन्होंने भी ग्रेट थिंग्स अचीव किया है अपने लाइफ में, दे हैव हैड अ ग्रेट एम, have fixed their gaze on a goal which was high, one which sometimes seemed impossible। तो बेटा, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। सब कार्य पॉसिबल है। बस आपको उसको करने की क्षमता होनी चाहिए, मेहनत करने का पूरा पूरा मन होना चाहिए। ओके। तो इसी एक विचार के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर के, है ना, वाटर के अलग अलग अवस्थाओं के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और हमने ये भी पढ़ा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम कैसे उसको बदल सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने के साथ साथ वो कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बदल जाता है। ओके। फिर हमने कंडेंसेशन, इवापोरेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। बेटा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो है वाटर साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? वाटर साइकिल अथवा जल चक्र के बारे में। तो ये वाटर साइकिल क्या है? देखो, हमारी भूमि में, हमारे अर्थ में, है ना, कंटिन्यूअसली जो है मूवमेंट होता रहता है वाटर का। सो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोस्फियर, हमारे वातावरण में और हमारे भूमि में, हमारे अर्थ में जो पानी का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, है ना। तो ये जो वाटर साइकिल होता है,
वाटर साइकिल में क्या क्या कार्य आते हैं, पता है आपको क्या क्या होता है वाटर साइकिल में? तो हम पहले इसको डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस द कंटिन्यूस मूवमेंट मूवमेंट of water as it changes as it changes between, देखो ये थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन लगा मुझे, between liquid solid and vapor state। ठीक है, तो वाटर साइकिल में जो एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का हमारे अर्थ में और एटमॉस्फेयर में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब ये मूवमेंट में क्या क्या आता है बेटा, ये इसमें चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, किन के बीच में चेंजेस आते हैं? लिक्विड, सॉलिड और वेपर स्टेट में बदलता है। एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर ऑन अर्थ सरफेस एंड थ्रू आउट द एटमोसफियर। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पर होता है बेटा? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कहाँ पर होता है? अर्थ के सरफेस में, ठीक है, अर्थ surface and throughout the atmosphere, हमारे वातावरण में। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। और यही वाटर साइकिल है जो हमारे भूमि में पानी को बनाए रखती है, जल जो है बनाए रखती है। ठीक है, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, हम सोच सकते हैं। तो बच्चे हम समझते हैं वाटर साइकिल को, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर साइकिल क्या होता है इसका डायग्राम हम देखेंगे और इस डायग्राम के हेल्प से हम इसको समझेंगे। ओके, अब बच्चे यहाँ पर क्या होता है आप बताइए, क्या होता है यहाँ पर? देखो, जो हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, है ना, जो वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडीज यानी क्या क्या होते हैं? रिवर्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह जो भी होते हैं। यहाँ से क्या होता है, पानी जब सनराइज होता है, जब सूर्य की गर्मी आती है, तो क्या होता है बेटा, ये जो है पानी को क्या कर देता है, इवोपरेट कर देता है। क्या करता है ये, इवोपरेट करता है। तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। ठीक है, क्या होता है, पानी जो है, वाटर जो है, वो उसके वेपर रूप में, वेपर स्टेट में बदल जाता है, यानी लिक्विड जो होता है वो वेपर स्टेट में, वाटर वेपर के स्टेट में वो आ जाता है। ओके, अब देखो, जब वाटर वेपर के स्टेट में ये आ जाता है तो क्या होता है, वहां पर एटमॉस्फेयर में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो एयर जब ऊपर की तरफ आता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर की तरफ, वो कूल हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। अब ये जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, इट कूल्स डाउन व्हेन द एयर कूल्स टू अ सर्टेन पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट में जब वो ठंडा हो जाता है, द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ओके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम, कंडेंसेशन। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले तो वाटर बॉडीज में से वाटर जो है वो वेपर के रूप में ऊपर जाता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इवापोरेशन, है ना, conversion of water into its vapor. It's the process called evaporation. Now, as the air rises above the Earth's surface, it cools down. When the air cools to a certain point, the water vapor in it condenses into tiny droplets. ठीक है, अब ये जो tiny droplets होते हैं ना बच्चे, ये tiny droplets क्या करते हैं, देखो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स उन डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, सो दीज
water droplets or tiny water droplets usually form around dust particles. तो dust particles के चारों ओर वो चिपक जाते हैं. And the tiny droplets gather together to form cloud. ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है ना. कंडेंसेशन के कारण जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स थे, जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ ये चिपक जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं और बहुत लार्ज हो जाते हैं. ओके, और यहां पर क्या हो जाता है, वो बन जाते हैं क्लाउड्स. तो देखा आपने क्लाउड फॉर्मेशन, है ना. तो ये जो कंडेंसेशन है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, वाटर साइकिल में. ठीक है, चलिए अब क्या हो जाता है, जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स, है ना, या बड़े क्लाउड्स के रूप में बन जाते हैं, व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन एंड बिकम लार्जर, they eventually fall as rain, and this process is called precipitation. उसको हम कहते हैं precipitation. क्या हो जाता है बेटा, ये जो droplets होते हैं, जो मैंने आपको बताया, as a result of condensation, the tiny water droplets, they gather together to form clouds. Okay, with the help यानी कि dust particle की सहायता से बड़े clouds बन जाते हैं और क्या हो जाते हैं, eventually fall as rain. रेन के रूप में ये नीचे की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. अब जब नीचे आ जाता है तो इन वाटर्स को, जो वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है वाटर बॉडीज में, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन, है ना. तो जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं उनमें क्या आ जाता है, वाटर जो है आ जाता है. तो आपने यहाँ पे देखा कि जो वाटर साइकिल होता है उसमें कितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. ओके, ये एक ऐसा साइकिल, ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता है बेटा. तो जो पानी का जो अलग अलग स्टेट्स में, इट चेंजेस बिटवीन लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर स्टेट, एंड इट हैपेंस इन द ऑन द अर्थ सरफेस एंड थ्रू आउट द एटमोसफियर. पूरे एटमोसफियर में और पूरे अर्थ के समय, अर्थ के सरफेस पर ये लगातार चलता रहता है. तो आपने देखा कलेक्शन क्या है, कलेक्शन देखा क्या है कि जब प्रेसिपिटेशन के थ्रू जब रेनफॉल होता है तो ये सभी कलेक्टेड हो जाते हैं किस में, वाटर बॉडीज में. तो इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन एंड कलेक्शन, these are the processes involved in water cycle. तो वाटर साइकिल में ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो चलती रहती है. इज दिस क्लियर. तो ये हमारे भूमि में और हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार जो है चलते ही रहते हैं. ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, इवापोरेशन में. ठीक है, तो प्लांट्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है बेटा इवापोरेशन में, जरा देख लेते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स इन वाटर, आई एम सॉरी, नॉट इवापोरेशन, वाटर साइकिल. ठीक है, तो वाटर साइकिल में जो प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं उनका रोल क्या होता है, जरा देखते हैं. Here. Now, the question is, how do plants contribute to the water cycle? तो हम सभी जानते हैं प्लांट्स आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, है ना. हमारे लाइफ के लिए प्लांट्स जो है बहुत ज़रूरी होता है. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, है ना. हमें प्लांट से फूड मिलता है एंड प्लांट्स दे डू फोटोसिंथेसिस, है ना. वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. और यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है. The process by which the plants prepare their own food with the help of, yes, sunlight, water and carbon dioxide. That process is known as photosynthesis, है ना. तो खाना बनाने में और जो पूरे जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको खाना देने में प्लांट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. तो इसी तरह वाटर साइकिल में भी इनका एक रोल होता है. तो वो रोल क्या है बेटा, तो देखो प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है विच इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन. ओके, ये ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा, देखते हैं. सी, ट्रांसपिरेशन अकर्स व्हेन plants draw up water from underground along with the nutrients they need for survival. तो हम सभी को पता है जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, दे नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके,
and they absorb water and nutrients from the soil with the help of their roots. उनके रूट्स से, उनकी रूट की सहायता से वे क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके तो वाटर कहाँ आ जाता है बच्चे, उनके जड़ों में, उनके रूट्स में आ जाता है और उनके प्लांट बॉडी में पहुंचता है। Now, some of the water then exits the leaves of the plant through special parts of the leaf collectively called the stomata. नाउ चिल्ड्रन, जैसे पानी प्लांट्स में आता है, क्या होता है, कुछ वाटर जो है वो प्लांट्स में से एग्जिस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें से निकल जाते हैं। कहाँ से निकलते हैं वो, लीव्स के थ्रू निकलते हैं। अब लीव्स में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ओके दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स। ठीक है, लीव्स में जो स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं या टाइनी पोर्स कह लीजिए आप उनको, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चे, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा की सहायता से वाटर, जो एक्सेस वाटर जो होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है या निकल जाता है। नाउ अब स्टोमेटा की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि क्या है स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स इन द underside of the leaf that are protected and controlled by two guard cells on either side. अब देखो यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओके अब स्टोमेटा जो है क्या है, दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स इन द अंडरसाइड, यानी कि लीफ के निचले भाग में जो होता है पाया जाता है। एंड द स्टोमेटा इज प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय टू गार्ड सेल्स। तो जो स्टोमेटा होती है, जो ओपनिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट और गार्ड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। दो सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ओके चलिए, नाउ व्हेन द स्टोमेटा ओपन, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का कार्य कौन करता है बेटा, उनके जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके दोनों तरफ वो करते हैं। So when the stomata open, water escapes and evaporates from the plant into the atmosphere. तो क्या हुआ वहां पर, जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो पानी क्या हो गया, पानी वहां से प्लांट्स में से, लीफ में से बाहर निकलता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, और कहाँ चला जाता है वो, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, हमारे वातावरण में आ जाता है। नाउ only 1% of the water taken in by the roots for photosynthesis is used by the plants. अब देखो प्लांट्स में जो होता है वो क्या करते हैं, रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से बहुत ही कम वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। ओके नाउ ट्रांसपिरेशन, आप देख सकते हो यहां पर, ट्रांसपिरेशन कॉजेस द रिमेनिंग वाटर टू इवापोरेट। अब ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उस कारण क्या होता है बेटा, जो बाकी बचा पानी होता है, जो एक्सेस वाटर प्लांट्स में होता है, उसको क्या की करते हैं, इवापोरेट करने में सहायता करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से रूट से एब्जॉर्ब किया हुआ पानी प्लांट पार्ट्स में जाता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ पानी को उपयोग होता है, बाकी जो एक्सेस वाटर होता है उसको थ्रू स्टोमेटा, जो लीव्स में होता है, उसको एक्सपेल किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन द वाटर प्रेजेंट, जो है वाटर है, इट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है। ओके नाउ अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये जो वाटर वेपर जाता है एटमॉस्फेयर में, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वाटर साइकिल एज वेल। ओके जो प्लांट्स हैं उनको, उनके टेम्परेचर को, यानी कि उनका जो बॉडी होता है उनके टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है ये, और साथ में क्या करता है, जो वाटर उनके बॉडी से निकलता है, यानी कि प्लांट बॉडी में से जो निकलता है इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो जो है एटमॉस्फेयर में आता है एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वाटर साइकिल। ठीक है, तो वाटर साइकिल में आपने देखा किस तरह से जो है प्लांट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज दिस क्लियर, ये क्लियर हो गया है बच्चों सभी को। हमने देखा हाउ द प्लांट्स कंट्रीब्यूट इन वाटर साइकिल। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आपको बताया कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, जो इनके सर्वाइवल के लिए होता है। फिर क्या करते हैं,
कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं लीव्स में विच आर नॉन एज स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या कार्य करते हैं बेटा? स्टोमेटा, वाटर स्टोमेटा, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स इन द अंडर साइड ऑफ द लीफ दैट आर प्रोटेक्टेड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय टू गार्ड सेल्स ऑन द either side। आओ, और क्या होता है व्हेन स्टोमेटा ओपन, जब ओपनिंग होता है स्टोमेटा का तो वाटर एस्केप्स एंड इवापोरेट्स फ्रॉम द प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर। Only 1% of the water taken in by the roots for photosynthesis is used by the plant। जो excess water होता है वो क्या कर दिया जाता है? Yes, transpiration causes the remaining water to evaporate। उसको evaporate कर दिया जाता है कहाँ पर? Atmosphere में। And this water plays an important role or significant role in the water cycle। ठीक है, is this clear? तो अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ प्लांट्स कंट्रीब्यूट इन वाटर साइकिल, तो आप इस तरह से उसका आंसर लिखिएगा। ओके बच्चे, चलिए। अब बच्चे, हमने आपसे कहा कि जो प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है ना, इसके बारे में बात की हमने, ट्रांसपिरेशन की बात की। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है, क्या ये होता भी है? इसको जरा टेस्ट करके देखें हम लोग कि ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है, जैसे मैम बता रही है, क्या ये लीव्स में सच में होता है? अगर होता है तो कैसे होता होगा? ओके, देखें हम लोग। चलिए, इसको करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक छोटा सा सिमुलेशन है। उसको करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, या प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ओके, फॉर दिस वी नीड अ पॉटेड प्लांट। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा? एक पॉटेड प्लांट हमने लिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। ओके, देखा आपने? और यहाँ पर एक विंडो है जहां से सनलाइट आ रही है, देखा? ओके, अब ये जो प्लांट है इसमें फ्लावर्स भी हैं, क्या है, लीव्स भी हैं। पॉटेड प्लांट है तो रूट भी होगा, वो हम देख नहीं पा रहे यहाँ पर। ओके, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग? क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लीव्स है इसमें से एक ट्विग को हम लोग ले लेंगे, एक ब्रांच में से थोड़े से लीव्स को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने रिमूव। ओके, नाउ हियर वी हैव सम पॉलिथीन बैग्स और सम थ्रेड्स। ठीक है, और क्या है हमारे पास? थोड़े से थ्रेड है और कुछ पॉलिथीन बैग्स है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक वन ऑफ द पॉलिथीन बैग्स। एक पॉलिथीन बैग को ले लिया हमने, फिर क्या किया? यहां पर जिस ब्रांच में हमने लीव्स को हटा दिए थे वहां पर हमने उसको बांधेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड। इस थ्रेड की सहायता से हम इसको बांध दिया। ओके, अब देखो यहां पर एक ब्रांच आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चे। इस ब्रांच के ऊपर क्या नहीं है? लीव्स भरे, सॉरी आई एम सॉरी, लीव्स है ना? तो जहां पर बहुत सारे लीव्स हैं वहां पर भी हम क्या करेंगे? एक और पॉलिथीन बैग लेंगे और उसको भी हम लोग इस थ्रेड से बांध देंगे। बांध दिया? ओके, चलिए। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? ये जो खाली पॉलिथीन शीट है, सॉरी पॉलिथीन बैग है, इसको भी हम क्या करेंगे? एक थ्रेड से बांध देंगे। ओके, अब जब हम लोग 3 घंटे बाद इनको ऑब्जर्व करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दीज 3 पॉलिथीन बैग्स। क्या करने वाले हैं? ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला हम लोग जरा देखें, पहले ये जो पॉलिथीन बैग है इसको देख लिया। इसके अंदर आप कुछ देख सकते हैं? कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है ना? अब चलो ये वाला देख लेते हैं जिसके ऊपर से हमने लीव्स को हटा दिए थे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर इस जो पॉलिथीन बैग है उसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस वन। ये वाला देखते हैं। इसमें क्या देख रहे हो बेटा आप लोग? आप क्या देखते हो कि इसमें बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ऑब्जर्व किया आप सबने? तो हमने तीनों पॉलिथीन बैग्स को ऑब्जर्व किया। इस पॉलिथीन शीट में, बैग में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स है। और जिस लीफ के, जिस ब्रांच के ऊपर बहुत सारे लीव्स थे उसके ऊपर जो पॉलिथीन कवर हमने बांधा था उसके ऊपर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे।
तो क्या कारण है बेटा? द वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन मोर इन द लीफी ब्रांच पॉलिथीन बैग, लेस वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द पॉलिथीन बैग ऑफ नॉन लीफी ब्रांच, एंड नो वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एम्प्टी पॉलिथीन बैग. ओके, तो यहां पर क्या हुआ है? द वाटर वेपर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू minute openings called stomata, and this process is called transpiration. तो आपने देखा जिसमें बहुत ज्यादा लीव्स थे, आप सोच सकते हो जिसमें ज्यादा लीव्स होंगे उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे, और जहां पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा बेटा? ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज्यादा होगा. ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा? वाटर वेपर्स भी ज्यादा होंगे, है कि नहीं? तो आपने देखा कि किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन का जो रोल होता है वाटर साइकिल में वो भी आपने देखा कि कितना ज्यादा होता है, कितना बड़ा होता है ना? तो चलिए, ये तो आपने समझ लिया. ओके बेटा, अब हम बात करते हैं जो वाटर है हमारे लिए बहुत 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 प्रेशियस है ना? वाटर जो हमारे भूमि में है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, और हमें क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए. क्या करना चाहिए बेटा? हमें पानी को सेव करना चाहिए. क्यों सेव करना चाहिए हमें पानी को? क्योंकि अगर हम वाटर को सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भी लिविंग बींग्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, है ना? So the water and the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail or snow, ultimately flowing back to the oceans. तो हमने वाटर साइकिल की बात की बच्चे, तो वहां पर हमने देखा कि जो वाटर बॉडीज होते हैं उसमें से वाटर जो होता है वो अर्थ के सरफेस में इवॉपरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में पहुंचता है. वहां से क्या होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. फिर वहां पर क्या होता है? जी हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर जो है नीचे की तरफ आता है वो रेन के रूप में, हेल के रूप में, स्नो के रूप में, जो है ओशंस में वापस आ जाते हैं. एंड दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नॉन एज वाटर साइकिल. तो इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, है ना? अब जो है बहुत कम, only a small portion of water available on the earth is fit for use by plants, animals and humans. तो बेटा हम जानते हैं कि हमारा जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना? उसकी चारों तरफ वाटर है, लेकिन उसमें से बहुत कम पोर्शन, बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन जो है हम प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन के यूज के लिए फिट है. बाकी पानी जो है वो हम नहीं ना पी सकते हैं ना उससे कुछ और कार्य कर सकते हैं. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशंस एंड कैनॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. तो बेटा जो ओशंस में पानी होता है आप जानते हो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली ना तो ड्रिंक करने के लिए यूज कर सकते हैं ना कोई और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज. तो बेटा हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जो हम वाटर है वो किन किन यूज में लाते, कौन कौन से उपयोग में हम लोग लाते हैं, है ना? बाथिंग में, वाटरिंग में, ड्रिंकिंग, कुकिंग, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसमें कि हम किसका यूज करते हैं? वाटर का यूज करते हैं. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन. तो हमारे भूमि में हर दिन क्या हो रहा है बेटा? पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है. तो आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा? फूड का डिमांड ज्यादा होगा, वाटर का डिमांड ज्यादा होगा, है ना? द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर कॉजेस इट्स शॉर्टेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो बेटा हम जानते हैं कि भूमि के, वर्ल्ड के जो बहुत ज्यादा भाग जो है वहां पर लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है. इवन पीने के लिए तक पानी की शॉर्टेज रहती है. तो इसका रीजन क्या बताया है? कि हमारा पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना? तो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट. तो बेटा हमें जो है पानी को क्या करना चाहिए?
वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी का प्रॉपर यूज करना चाहिए, पानी को का जब भी हम उपयोग करते हैं तो उसको वाइजली उसका उपयोग करना चाहिए, है ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो बेटा हम जानते हैं कि इवन हमारे कंट्री में ही ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं जो हाईली पोल्यूटेड है ना। तो पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है बेटा, वो अनफिट हो जाता है हमारे लिए यूज करने में। तो हम मनुष्य ही हम क्या करते हैं, पोल्यूशन फैला देते हैं, और हम मनुष्यों को ही क्या पड़ जाती है, पानी यूज करने में दिक्कत होती है ना, हमें प्रॉपर ढंग से पानी जो है नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। सेव वाटर एंड सेव लाइफ। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब बच्चे हमने जो है इस चैप्टर में जो है ना बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है हमने। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या सीखा है इस लेसन में, क्या क्या पढ़ा है देखें। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। करेंगे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे, और जो आपके टेक्स्ट बुक्स में बुक में से भी होगा, और बाहर से कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जरा रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि हमने जो जो टर्म्स पढ़े हैं वो क्या क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस वेयर लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसी को हम, उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। नाउ कंडेंसेशन पढ़ा है हमने। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड वाटर। ओके, दो तो वहां पर वाटर वेपर जो है लिक्विड में या वाटर में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। नाउ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हमने पढ़े, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने बात की थी। जहां पर सॉलिड जो है, जो आइस है, वो वाटर का सॉलिड स्टेट है, और वाटर जो है, हम लोग जो फ्लोई वाटर देखते हैं वो है लिक्विड स्टेट, और वाटर वेपर जो है वो वाटर का गैसियस स्टेट है। नाउ स्टेट चेंजेस, हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था कि हम किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, मेल्टिंग करने पर, मेल्ट करने पर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। फ्रीजिंग करने पर लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, लिक्विड से गैस स्टेट में वो कन्वर्ट होता है या चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, गैस से लिक्विड बन जाता है। तो इन जो स्टेट चेंजेस है उसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है बेटा, कि क्या करने पर कौन सा स्टेट कौन से स्टेट में चेंज हो जाता है। क्लियर? ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के में जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एयर मूवमेंट एंड ह्यूमिडिटी। तो हमने टेम्परेचर के साथ साथ इवापोरेशन क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, एयर मूवमेंट में यानी कि जब ज्यादा एयर हो तो इवापोरेशन कैसे होता है, और ह्यूमिडिटी के टाइम पर जो है कैसा होता है, ये हमने पढ़ा है। ओके, अब कूलिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर टेकिंग हीट, जो है कूलिंग इफेक्ट होता है किससे, इवापोरेशन के रिजल्ट जो है कूलिंग इफेक्ट होता है, उससे हीट को जो है निकाला जाता है। क्लाउड एंड रेन फॉर्मेशन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसमें क्लाउड फॉर्मेशन कैसा हो जाता है बेटा, कैसा क्लाउड्स फॉर्म होते हैं बताइए, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं कंडेंसेशन के रिजल्ट के कारण, उससे क्या हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसमें आकर चिपक जाते हैं और क्लाउड्स बनते हैं, है ना। वाटर साइकिल क्या है, दिस रिफर्स टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो इतनी बातें हमने बहुत ही शॉर्ट में इनको क्या कर दिया है, रिकैप कर लिया है। ओके,
अब जो है हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। रेडी है सभी? चलिए, जिनको लिखना है लिख लीजिए, जिनको समझना है उनको वो भी आराम से इसको समझ सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर एंड हाउ डू दे डिफर इन टर्म्स ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। तो 3 स्टेट्स, वाटर के 3 स्टेट्स आपने बताने हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं शेप और वॉल्यूम के टर्म्स पे। ओके, तो देखो, तीनों स्टेट्स के बारे में आपने लिखना है। सॉलिड आइस हैज अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इट डज नॉट फ्लो। तो जो आइस है, जो सॉलिड स्टेट है वाटर का, उसमें क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और वो फ्लो नहीं करता जब तक वो सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड, है ना। वाटर हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर एंड कैन फ्लो। आप जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे, उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा और वो फ्लो करेगा, है ना। जो सॉलिड स्टेट में है वो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड स्टेट में जो है फ्लो करेगा। नेक्स्ट, गैशियस स्टेट की बात करें, जो वाटर वेपर या स्टीम है, हैज नेदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो, तो जो सॉलिड और लिक्विड है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है गैशियस स्टेट। उसका ना कोई डेफिनेट शेप होता है, ना उसका कोई डेफिनेट या फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट स्प्रेड्स आउट टू फिल एनी कंटेनर इट इज इन। तो किसी भी कंटेनर में हो गैस, या फिर जो वाटर वेपर या स्टीम जो भी कह लीजिए, वो क्या होता है बेटा, वो जिस कंटेनर में होता है वो पूरे कंटेनर में या किसी भी बॉक्स में या किसी चीज में भी आपने रखा हो, वो पूरा फिल हो जाता है उसमें। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सप्लेन द 4 मेन प्रोसेसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो 4 मेन प्रोसेसेस बताने हैं आपने, जो कि पानी जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाता है। बहुत आसान है, हमने अभी अभी पढ़ा है उसको। पहला तो मेल्टिंग, है ना। मेल्टिंग में क्या था, द चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड बाय एडिंग हीट। तो मैंने आपको बताया बेटा, टेम्परेचर या हीट जो है उसको ऐड करने पर या रिमूव करने पर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। तो मेल्टिंग में क्या होता है, आइस यानी कि सॉलिड जो है वो वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें क्या किया जाने पर, उसको हीट ऐड करने पर या टेम्परेचर को बढ़ाने पर। सेकेंड वन इज फ्रीजिंग, है ना। तो फ्रीजिंग में क्या बताया था मैंने आपको, द चेंज फ्रॉम अ लिक्विड वाटर टू अ सॉलिड आइस बाय रिमूविंग हीट। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाता है। उस वहां पर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कम किया जाता है, ये हीट को रिमूव किया जाता है। तो वहां पर लिक्विड लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। नाउ इवापोरेशन में क्या होता है, बताइए बेटा, द चेंज फ्रॉम अ लिक्विड, एक लिक्विड से टू अ गैशियस फॉर्म, अ गैस में, वाटर वेपर में। एंड दिस प्रोसेस occurs एट द surface ऑफ द लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। इसको नोट करके रखिएगा बेटा, इवन रूम टेम्परेचर में भी इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, हमने इसको पढ़ा हुआ है ना। नाउ अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा है बेटा, द चेंज फ्रॉम अ गैस वाटर वेपर टू अ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बाय कूलिंग। तो हमने देखा है बेटा, जब हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि आपको बताया था कि जब एक ग्लास में हम आइस को डालते हैं और उसको बाहर थोड़ी देर रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो ग्लास के ऊपर का जो सरफेस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, in which a gas or water vapor changes to a liquid or water droplets by cooling.
नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। अगला क्वेश्चन है कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बताओगे बेटा आप इवापोरेशन और बॉइलिंग में। देखो इवापोरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। इवापोरेशन occurs only at the surface of the liquid and happens at any temperature below the boiling point। ठीक है, तो इवापोरेशन जो होता है वो पानी के सरफेस से होता है। कहाँ से होता है, पानी के सरफेस से होता है या लिक्विड के सरफेस से होता है, और कोई भी टेम्परेचर में जो बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट के निचले जो टेम्परेचर्स होते हैं वहां पर ये कभी भी किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। अब बॉइलिंग में क्या होता है बेटा, बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ द लिक्विड, है ना। जहां पर इवापोरेशन हमने बोला सरफेस में से होता है, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग आपसे कि बॉइलिंग क्या होता है, इट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ द लिक्विड एंड ओनली हैपेंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हमने जब टेम्परेचर पढ़ा था लेसन, उसमें हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कब होता है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाए, और बॉइलिंग पॉइंट होता है जब जब आपका जो थर्मोमीटर है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखाए, है ना। तो बॉइलिंग ओकर्स कैसे होता है बेटा, पूरे जो पानी का जो लिक्विड का जो बॉडी है एंटायर बॉडी में ये देखने को मिलता है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उसका होना चाहिए, जबकि वाटर और जो लिक्विड होता है वो बॉईल करता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को ज्यादा कर देता है या कम कर देता है, ये आपने बताना है। तो बच्चे सबसे पहला तो है टेम्परेचर। ओके, evaporation occurs faster at higher temperatures because the water molecules have more energy to escape। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर इवोपरेशन का रेट कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है, बहुत ही फास्टर होता है ना। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है एस्केप होने में, बाहर निकलने में। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इवोपरेशन फास्टर होगा। अगला देखिए सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखो, अ लार्ज सरफेस एरिया increases the rate of evaporation by exposing more molecules to the air। अब देखो यहां पर एक छोटा सा ग्लास है, इसमें पानी है, और यहाँ पर एक बड़ा सा एक डिश रखा हुआ है, एक पेट्री डिश रखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर आपने पानी डाला है। अब देखो यहाँ पर ये जो पेट्री डिश है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एरिया है इसका, और जो ग्लास है इसका जो सरफेस एरिया है इस कंपैरेटिवली कम है। देखा आपने, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से किसका इवापोरेशन रेट जो है ज्यादा होगा। दोनों में हमने वाटर रखा है, किसमें इवापोरेशन रेट ज्यादा होगा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस बर्तन का या जो सरफेस एरिया बड़ा होगा वहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, है ना। तो सरफेस एरिया जो है एक जो फैक्टर है जो इवोपरेशन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अ लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन बाय एक्सपोजिंग, देखो एक्सपोजर ज्यादा मिल जाता है उसको, है ना, तो क्या हो जाता है, मोर मॉलिक्यूल्स जो है एयर के साथ क्या आ जाता है, वो कांटेक्ट में आ जाता है, और वहां पर जो है इवोपरेशन ज्यादा होता है। अब अगला है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड जो होती है विंड की, यानी कि हवा जो है ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर इवापोरेशन ज्यादा होगा, है ना। मोर विंड कैरीज अवे द वाटर वेपर अबाउ द सर्फेस अलाउइंग मोर इवापोरेशन टू ऑकर। तो जैसे जैसे हवा बहेगी, ज्यादा हवा बहेगी तो क्या होगा, देखो सरफेस में से इवापोरेशन होता है पानी के, तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अलाउ करेगा, क्या करने के लिए, इवापोरेशन होने के लिए। तो विंड स्पीड भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है।
अगला है ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपको पता है क्या है ह्यूमिडिटी? द रेट ऑफ इवापोरेशन कहाँ पर क्या होती है जब ह्यूमिडिटी होती है? द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस विथ हायर ह्यूमिडिटी। जब हायर ह्यूमिडिटी होती है यानी कि ज्यादा वाटर वेपर एयर में होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा? इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर, है ना। तो बारिश के टाइम पर सब हमें पता है, जब क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो हमारे कपड़े वगैरह नहीं सूख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इवापोरेशन कम होता है। अगला है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल। ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपनी तरफ से इसके नोट्स लिख कर आइएगा, अगले क्लास में इसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे। आज का क्लास जो है हमारा अभी यहाँ पर समय जो है समाप्त हो चुका है। तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम इस चैप्टर से। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।